वेलकम वीवर्स। आज एक बार फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 के टॉपिक पोषण के एक सब टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र। इसके पहले हमने इस पोषण टॉपिक्स की बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था और आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र, पाचन की क्रियाविधि और मनुष्य के आहार नाल का चित्र और उसके अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होता है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। अब दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। कि मनुष्य जो है वो उच्च श्रेणी का जंतु है, तो मनुष्य में और जितने भी और उच्च श्रेणी के जंतु हैं सभी में भोजन का जो पाचन है वो विशेष अंगों द्वारा होता है। मतलब हमारे पास पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं और उन अंगों के समूह को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं। और ये अंग ही केवल नहीं होते हैं बल्कि कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस भी कहते हैं। और इन एंजाइम्स की हेल्प से भोजन का जो पाचन है वो बहुत आसानी से हो जाता है। आहार नाल इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखिए, ये है परिभाषा पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो आहार नाल, इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया, ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को ही पाचन तंत्र कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब चलते हैं, एक मनुष्य का आहार नाल का विशेष डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें देखना है, विस्तृत वर्णन देखना है। देखिए, मनुष्य का जो आहार नाल है अक्सर आपने चित्र में देखा भी होगा। उस चित्र को भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले उसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यह एक कुंडलित रचना है। देखिए, आहार नाल तो बहुत बड़ा होता है लेकिन कुंडलित होकर वो हमारे शरीर के अंदर रहता है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। हमारा खुद का शरीर जो मुश्किल से 2 से 2.25 मीटर का होता है, उस शरीर के अंदर 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल पाई जाती है। अब ये आहार नाल सीधे तो रह नहीं सकती, इसलिए वो कुंडलित होके रहती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके अंगों को देखेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से अंग शामिल हैं। तो देखिए, इसका पहला अंग होता है मुख गुहा, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। मुख गुहा को बक्कल कैविटी कहा जाता है। देखिए, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। हमारे जॉस के बीच की जो जगह होती है उसे ही बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल होंठ होते हैं, मीन्स लिप्स होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब जीभ क्या है और दांत के क्या फंक्शन है इस मुख गुहा में, ये भी हमें थोड़ा थोड़ा सा जानना है। यहाँ से लॉन्ग तो नहीं पूछता है। अगर मुख गुहा के बारे में आपको लिखना है तो इतना सफिशियंट है, इसके आगे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली जीभ या दांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो आप इनके वर्णन को आप अलग से लिखेंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, जैसे जीभ में कितनी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं या फिर दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए हमें इसके और इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स देखना होगा। मैं आपको एक आहार नाल का, मनुष्य के आहार नाल का चित्र दिखाती हूँ। ये आपको इस तरीके से कोशिश करनी है बनाने की, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये आहार नाल का जो प्रारंभिक जो शुरुआती भाग होता है वो माउथ होता है, मुख होता है। इसके बाद ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर देखिए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इस आगे बढ़ते हुए स्ट्रक्चर को, लंबे से पाइप जैसे स्ट्रक्चर को ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के बाद एक ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक है और स्टमक के जस्ट अटैच्ड ये लीवर होता है। लीवर में एक छोटा सा ये थैली पाउच जैसा ये होता है, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है। और इसके नीचे ये देखिए पत्ती जैसा, ये पत्ती जैसा जो स्ट्रक्चर है ये पैंक्रियाज है। और इसके नीचे देखिए ये छोटे छोटे से पतले पतले से जो पाइप जैसे नजर आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये जो पोर्शन है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद यहाँ से इसका लास्ट पोर्शन जो होता है वो रेक्टम होता है। एंड रेक्टम के बाद एक ओपनिंग यहाँ होती है, एक छिद्र होता है जिसे एनस कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में जुड़े दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पे एक छोटा सा ये पार्ट है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स।
पहले हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जब कच्चा मांस खाता था, जंगलों में रहता था ह्यूमन, तो उस वक्त इस पार्ट को ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था, क्योंकि पाचन का जो प्रोसेस होता था वो काफ़ी लंबे समय तक इन पार्ट्स में होते हुए पूरा होता था। लेकिन फिर जब उसने अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाई, तो इस पार्ट्स की ज़रूरत जो थी वो कम हो गई धीरे धीरे, और ये पार्ट जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में, अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर के किसी वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम बताओ, किसी अवशेषी अंग का नाम बताओ, तो आप वहाँ पे अपेंडिक्स बताएंगे। वैसे तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स और भी हैं हमारे बॉडी में। एक होता है ईयर पिन्ना, हमारे कान के बाहर जो पटल जैसा दिखाई देता है, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अलावा हमारे पास एक कशेरुक पुच्छ होती है, कशेरुक पुच्छ जिसे कि हम टेल बोन कहते हैं, टेल बोन, ये भी हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो अपेंडिक्स हुआ, ईयर पिन्ना हो गया, टेल बोन हो गया, एंड हमारी आँखों के अंदर के कोने में कुछ ऐसे फोल्ड टाइप कुछ दिखाई देता है, जो कहलाता है निमेशक पटल। निमेशक पटल जो है वो हमारी आँखों के अंदर अब अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। पहले ऐसे माना जाता था कि वो पूरा एक झिल्ली था जो आँखों के ऊपर फैला रहता था, लेकिन अब वो सिमट के बस एक कॉर्नर पे फोल्ड के रूप में अब यहाँ पे पड़ा रहता है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। जो मुख गुहा है, यहाँ पे हमें कुछ ग्लैंड्स नजर आ रही हैं जिन्हें कहा जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स मीन्स लार ग्रंथि। हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि हमारे मुख में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं। तो हमारे मुख में 3 जोड़ी मीन्स पेयर्स में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अगला टॉपिक हमारा लार ग्रंथि है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारी बकल कैविटी में ही होती हैं। उसमें से पहला है पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर एंड तीसरा है सब लिंगुअल। तो इस तरीके से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उनकी पोजीशन एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस तरीके से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं। मुख गुहा के बाद हमारा दूसरा अंग ग्रसनी होता है। तो ग्रसनी में पहुंचने से पहले हम मुख गुहा के अंदर जो जीभ और दांत पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हमारे जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें टेस्ट का अनुभव कराती हैं, हमें भोजन के स्वाद का अनुभव कराती हैं। अगर पूछा जाए आपसे जीभ के कार्य क्या हैं, तो जीभ के आप 2 मुख्य कार्य बता सकते हैं। पहला तो ये हमें स्वाद का अनुभव कराती है, और दूसरा भोजन को चबाने में, भोजन को इधर उधर करने में ये मदद करती है। तो जीभ के 2 मुख्य कार्य हैं, भोजन को इधर उधर करने में, मुख में भोजन चबाने के लिए, भोजन को ऊपर नीचे करने में जीभ सहायता करती है, और दूसरी ये हमें स्वाद का अनुभव कराती है। अच्छा, आप चलते हैं दांत। दांत हमारे मुख के अंदर कितने होते हैं तो सभी को। दांत का एक सूत्र भी होता है। जैसे हमारे मुख में दांत तो 32 होते हैं, ठीक है, लेकिन 32 दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सब ने शुरू से ही पढ़ा है कि हमारे पास दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसिजर, दूसरा टाइप होता है कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर एंड चौथा टाइप होता है मोलर। इनकी जो संख्या होती है, इस संख्या के आधार पर एक बनता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव का डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास जो 4 तरह के दांत होते हैं, उन चारों की जो क्वांटिटी है उसी बेसिस पे ये फार्मूला बनता है। ये जो फार्मूला बना हुआ है वो माउथ के आधे पोर्शन को लेकर के बना हुआ है, मीन्स मिडिल से लेकर के लेफ्ट या फिर राइट साइड का। लेफ्ट चलते हैं आहार नाल के अगले अंक पे, जिसका नाम है ग्रसनी फेरिंग्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा के बाद जो भोजन जिस भाग में जाता है वो ग्रसनी होता है। ये ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 छिद्र हैं, और इसमें से एक का नाम तो निगल द्वार है और दूसरे का नाम कंठ द्वार है।
देखिए एक छिद्र जो है वो हमारे सांस की नली में जाएगा और दूसरा छिद्र जो है वो आहार नाल के अगले भाग की तरफ जाता है। तो दो छिद्र का दो अलग अलग नाम है, निगल द्वार और कंठ द्वार। जो होता है ये सांस का नली होता है, जिसको हम श्वास नली का द्वार भी कह सकते हैं। ये श्वास नली का द्वार है। तो इसमें से जो कंठ द्वार होता है ये श्वास नली का द्वार है और निगल द्वार जो है वो आहार नाल के अगले भाग के लिए द्वार है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन को निगलता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एपिग्लोटिस। जब हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त हमारी सांस की जो नली होती है, जब हमारे खाने को निगलते वक्त है, कंठ द्वार जो होता है यानी श्वास नली का जो द्वार होता है वो एक पट्टी जैसी रचना से बंद हो जाता है। उस पट्टी जैसी रचना को कहते हैं एपिग्लोटिस। इसीलिए भोजन निगलते समय हमारा भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जाता है, केवल आहार नाल के निगल द्वार में जाता है। हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम खाना निगलते हुए कुछ बोलते हैं या उल्टी सांस ले लेते हैं तो ऐसे में ये जो एपिग्लोटिस जो है पट्टी जो है ये उठ जाती है और खाने का नाम मात्र अंश भी हमारा अगर कंठ द्वार में चला जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। उस वक्त जो है वो उसको हम कहते हैं सरकना, भोजन का सरकना, यानी भोजन सरक जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है और जब तक कि वो अंश भोजन का निकल नहीं जाता है वहाँ से तब तक बेचैनी और खांसी से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये होता है एपिग्लोटिस। मनुष्य जब भोजन को निगलता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।